हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, मैं हूं उदय शंकर। आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग इडियम्स को लेकर के बात करेंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये सभी इडियम्स जो कि आज की इस वीडियो सेशन में डाले गए हैं, ये बहुत ही रिपीटेड हैं। प्रीवियस ईयर्स में ये एक बार नहीं बहुत बार पूछे जा चुके हैं। बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन इडियम्स को स्वयं से बनाइए। अपने आंसर को वीडियो में बताए गए आंसर से एक बार मैच कर लीजिए। अगर वीडियो में बताए गए आंसर से अगर आपको कोई परेशानी हो, कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप उसे जरूर कमेंट बॉक्स का सहारा लेकर के पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो स्कोर कार्ड होगा आज की इडियम्स के सेशन में वो 15 से ऊपर होगा। यदि 15 से बिलो होता है तो वो थोड़ा सा पुअर माना जाएगा, लेकिन फिर भी घबराने की जरूरत नहीं है। हमें अपने एफर्ट को बनाए रखना है। तो चलिए आज के इस इडियम की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट सवाल हमारा क्या है? डाउन द रोड। चलिए, हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है इडियम्स के तौर पर वो है डाउन द रोड। अब इसके लिए चार ऑप्शन दिया गया है: एट प्रेजेंट, इन द पास्ट, इन द फ्यूचर, नो पर्टिकुलर टाइम। यदि कोई चीज डाउन द रोड है तो क्या है? वो वर्तमान समय में है, या वो पास्ट में कभी था, या वो कभी फ्यूचर में होगा, या कोई उसके लिए विशेष टाइम नहीं है। बच्चों, वीडियो तेजी से मूव करेगा आगे की ओर। आप वीडियो को पॉज कर ले, पॉज करके आप इसे समय लेकर के बनाएं। बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा, वन का राइट आंसर सी होगा। ठीक है। यदि कोई चीज डाउन द रोड है, इसका मतलब है कि वह भविष्य में किसी समय पर घटित हो सकता है। कोई घटना यदि डाउन द रोड है, इसका मतलब है कि उसका संबंध भविष्य से है। तो हमारा राइट का आंसर वन का आंसर सी होगा। और इसका अगर सिंपल अगर हिंदी लिखा, डाउन द रोड का मतलब होता है कि भविष्य में। अगर सरल अगर शब्दों में लिखा जाए तो इसको लिखा जा सकता है भविष्य में। चलिए अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर मूव करते हैं। करके स्टेप अप टू द प्लेट। ठीक है, स्टेप अप टू द प्लेट। इसके लिए चार ऑप्शन आपके सामने हैं। एक एन अपॉर्चुनिटी, कोई अवसर लेना। एक रेस्पॉन्सिबिलिटी, कोई जिम्मेदारी लेना। टेक के जॉब, कोई काम लेना। टेक के कंट्रोल, किसी को नियंत्रण में लेना। अगर आप स्टेप अप टू द प्लेट करते हैं तो आप क्या करते हैं? बच्चों, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए टू का आंसर बी होना चाहिए। टू का आंसर बी होना चाहिए। अगर आप कोई चीज स्टेप अप टू द प्लेट करते हैं, यानी कि आप जिम्मेदारी लेते हैं। इसका राइट अर्थ होता है जिम्मेदारी लेना। हमारा टू का राइट आंसर बी होगा। आते नंबर थ्री की तरफ। कह रहा है कि पाई इन द स्काई। पाई इन द स्काई का क्या अर्थ है? चलिए, चार ऑप्शन आपके समक्ष है। एन इजी सिचुएशन, समथिंग वेरी स्मॉल, समथिंग नॉट पॉसिबल, और डिफिकल्ट टू फाइंड। यदि कोई चीज यदि पाई इन द स्काई है, इसका मतलब है कि उसका होना संभावित नहीं है, उसका होने की कोई चांस नहीं है। ठीक है। अगर छोटे शब्दों में कहा जाए तो इसका सिनोनिम्स होना चाहिए अनलाइकली। कोई इवेंट है, कोई घटना है, अगर पाई इन द स्काई है, यानी कि उसका होना संभव नहीं है। हमारा राइट आंसर जो होगा वो सी होना चाहिए। थ्री का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। आते नंबर फोर की तरफ। कह रहा है कि ऑल ग्रीक टू मी। चार ऑप्शन आपके समक्ष दिया गया है। वेरी डियर, बहुत महंगा, या बहुत प्रिय भी आप कह सकते हैं। कंसल्टिंग सीरियसली, आप किसी चीज को गंभीरता से संपर्क कर रहे हैं। इनकॉम्प्रिहेंसिबल, जो कि समझ में नहीं आए। और आउट ऑफ डेंजर, खतरे से बाहर। यदि कोई चीज यदि ऑल ग्रीक है, ग्रीक क्या है? मतलब दुनिया के प्राचीनतम भाषाओं में से एक, जिसे समझ पाना आसान नहीं है। यदि कोई चीज आपके लिए ग्रीक है, इसका मतलब है कि वो समझने में वो मतलब उसको समझ पाना आसान नहीं है, वो इनकॉम्प्रिहेंसिबल है। हमारा फोर का राइट आंसर सी होना चाहिए। ऑल ग्रीक टू मी का मतलब क्या होता है? जिसे समझ पाना कठिन हो, जिसे समझ पाना कठिन हो। यदि कोई चीज यदि ऑल ग्रीक टू मी है, इसका मतलब है कि आप उसे नहीं समझ पाएंगे, उसे समझ पाना काफी कठिन है। हमारा फोर का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। नंबर आते हैं फाइव की ओर। आउट ऑफ सॉर्ट्स। यदि कोई व्यक्ति आउट ऑफ सॉर्ट्स है तो वो क्या है? ठीक है, चलिए देखते हैं। आउट ऑफ सॉर्ट्स के लिए चार ऑप्शन दिया गया है। टू इग्नोर, वो किसी चीज को अनदेखा करता है। टू बी अनवेल, वो बीमार है। टू बी इक्वल टू, वो किसी के बराबर है। और टू मेक पीस, या वो शांति स्थापित करता है।
आउट ऑफ सॉर्ट्स का मतलब क्या होता है? बीमार। अगर इसको सरल भाषा में कहा जाए तो इसका जो सिनोनिम्स होगा इल होगा, ठीक है ना, या अनवेल भी इसका आप सिनोनिम्स कह सकते हैं। इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। 5 का राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अल्फाबेट सूप बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अल्फाबेट सूप क्या होता है? प्रिविलेज्ड पीपल, कंफ्यूजिंग मिक्स, फैशनेबल एंड ग्लैमरस, ऑर्डिनरी पीपल। अल्फाबेट सूप का क्या अर्थ होता है? अब आप थोड़ा सा आप अनुमान लगाइए। अल्फाबेट में सारे लेटर्स होंगे और सारे लेटर मिक्स में है ना। सूप, सूप का मतलब सबको घोर दिया गया है, मिला दिया गया है। हम सूप बनाते हैं तो सारी चीज को मिक्स कर देते हैं। यानी कि कोई चीज यदि अल्फाबेट सूप है, यानी कि वो कंफ्यूजिंग मिक्स है ना। वो मिक्स है, एकदम मिलावट है, फेटा हुआ है, मिला हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। अल्फाबेट सूप का मतलब क्या होता है? मिश्रित है ना, मिला, मतलब आप उसको समझ नहीं पाएंगे, चीज एकदम आपस में मिला हुआ है। खासतौर पर कोई भाषण, यदि कोई व्यक्ति स्पीच देता है और एक ही स्पीच में तरह तरह का बात मिलाने लगता है, आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कहना क्या चाहता है। तो उसका जो भाषण होता है, उसका जो स्पीच होता है, वो अल्फाबेट सूप होता है, ठीक है। अल्फाबेट सूप का मतलब आप ऐसे समझिए कि कंफ्यूजिंग मिक्स, और इसका ज्यादातर इस्तेमाल होता है स्पीच में। तो हमारा 6 का राइट आंसर बी होगा। आते हैं नंबर 7 की तरफ। करेक्ट, टू पुट वन आउट ऑफ काउंटेनेंस। टू पुट वन आउट ऑफ काउंटेनेंस का क्या अर्थ है? टू डिसीव समवन, किसी को धोखा देना। टू मेक वन फील असेम्ड, किसी को लज्जित करना। असेम्ड का मतलब लज्जित होता है, किसी को लज्जित करना। सारे ऑप्शन को एक बार समझ लिया जाए। चलिए, टू मेक प्रोवोक क्वारल है ना, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा को भड़काना। प्रोवोक मतलब उकसाना, भड़काना। अच्छा, और कह रहे टू पुट डिफिकल्टी इन द वे ऑफ प्रोग्रेस, या प्रगति के रास्ते में मुश्किल खड़े करना। टू पुट वन आउट ऑफ कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है? एक बहुत अच्छा इडियम्स है जिसका मतलब होता है किसी को लज्जित कर देना, टू इंसल्ट। इसके इतने बड़े इडियम्स के लिए अगर छोटा सा अगर इंग्लिश में वर्ड लिखा जाए तो इसको सिंपल भाषा में लिखा जा सकता है टू इंसल्ट, अपमानित करना, लज्जित करना, ह्यूमिलिएट, है ना। तो इसका मतलब है कि हमारा राइट आंसर बी होना चाहिए। 7 का राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। आते नंबर हम 8 की तरफ। करेक्ट, सॉर्ड ऑफ डेमोकल्स। सॉर्ड ऑफ डेमोकल्स क्या होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। इमिनेंट डेंजर्स, वो खतरा जो कि तुरंत हो सकता है। लाइफ फुल ऑफ क्वारल्स, या वो जीवन जिसमें झगड़े भरे हो। इन ए स्टेट ऑफ सस्पेंस एंड एंग्जाइटी, है ना, एक दुविधा की स्थिति है, एक सस्पेंस की स्थिति, एक चिंता की स्थिति है। और रिमेन फेथफुल टू द कॉज, या किसी मामले को लेकर के आप उसके प्रति फेथफुल बने हुए हैं। बच्चों, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो इमिनेंट डेंजर्स। डेमोकल्स मतलब, सोर्ड ऑफ डेमोकल्स का मतलब क्या है कि एक तलवार जो आपके सिर पर लटक रही है, तलवार कभी भी आपके सिर के ऊपर गिर सकती है, यानी कि खतरा जो कि बहुत निकट है ना। अति निकट खतरे को कहते हैं सोर्ड ऑफ डेमोकल्स। अति निकट जो खतरे होते हैं ये कहलाते हैं सोर्ड ऑफ डेमोकल्स, ठीक है। इमिनेंट डेंजर्स इसका सही सिनोनिम्स होगा। 8 का राइट आंसर जो होगा वो ए होगा। आते 9 की तरफ। करके वेट बिहाइंड ईयर्स। वेट बिहाइंड ईयर्स का क्या मतलब है? यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड, मतलब आप युवा हैं और आप अनुभवहीन हैं। ड्रेंस्ड इन द रेन, बारिश में पूरी तरह से भींगे हुए हैं। अनपंक्चुअल एंड लेथार्जिक, आप बहुत ही आलसी टाइप के आदमी हैं और कभी समय पर आप रहते नहीं हैं। और स्टूपिड एंड स्लो विटेड, और आप मंद बुद्धि के हैं। यदि कोई व्यक्ति अगर वेट बिहाइंड द ईयर से, तो वह क्या है? हम लोगों ने कभी हिंदी में सुना होगा कान का कच्चा। कान का कच्चा का मतलब क्या होता है? कान का कच्चा हिंदी में कहा जाता है और इंग्लिश में कहा जाता है वेट बिहाइंड द ईयर्स। यदि कोई व्यक्ति वेट बिहाइंड द ईयर्स है, इसका मतलब है कि कान का कच्चा है, मतलब है कि वह अभी युवा है और युवा होने के कारण उसके पास अनुभव नहीं है। तो वेट बिहाइंड द ईयर्स का अगर सरल अगर हिंदी कहा जाए तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं अनुभवहीन, ठीक है ना। किसी अनुभवहीन व्यक्ति को हम कह सकते हैं कि वो वेट बिहाइंड द ईयर्स है। इसका मतलब है कि हमारा राइट आंसर 9 का राइट आंसर हमारा ये होना चाहिए। चलिए हम लोग आगे बात को लेके चलते हैं। गो फॉर ए सॉन्ग। गो फॉर ए सॉन्ग एक बहुत अच्छा इडियम से बहुत बार पूछा गया, कभी कभी फॉर ए सॉन्ग भी इतना पूछा गया है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर जो पूछा गया वो गो फॉर ए सॉन्ग। तो चलिए अब इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। सोल्ड चिपली, सस्ते में बेचा हुआ। हैप्पी गो लकी एटीट्यूड, एक आदमी है एकदम बहुत खुश मिजाज रहता है और चीजों का परवाह नहीं करता है। वंस फेवरेट म्यूजिक, किसी का बहुत पसंदीदा म्यूजिक।
और समथिंग विच इज प्रोहिबिटिवली एक्सपेंसिव, या वो चीज जो कि बहुत ही ज्यादा महंगा है। प्रोहिबिटिवली एक्सपेंसिव का मतलब होता है बहुत महंगा। तो अगर आप कोई चीज को अगर फॉर ए सॉन्ग करते हैं तो आप क्या करते हैं? तो इसका मतलब है कि आप उसे सस्ते में कम कीमत पर बेच देते हैं। यदि किसी चीज को अगर आप फॉर ए सॉन्ग करते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप उसको सस्ते में बेच देते हैं, कम कीमत पर बेच देते हैं। तो इसका जो सिनोनिम्स होना चाहिए, सोल्ड चिपली होना चाहिए, है ना, कम कीमत पर बेचा हुआ। तो हमारा 10 का राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। आते हैं नंबर 11 की तरफ। करें इन ए जिफ्फी, बहुत अच्छा इडियम्स है और आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर में भी बार बार आपको देखने को मिलेंगे, इंग्लिश राइटिंग में आपको ये काफी बार देखने को मिलेंगे। इन ए जिफ्फी, यदि कोई चीज यदि इन ए जिफ्फी होता है तो वो क्या होता है? टू फॉल इन लव, प्यार हो जाता है। इमीडिएटली, वो चीज शीघ्र होता है। इन एन अप्रोप्रिएट मैनर, उचित तरीके से होता है ना। फेल टू विन अप्रिसिएशन, या किसी का वो प्रशंसा नहीं जीत पाता है। यदि कोई काम को अगर आप इन्हें जिफ्फी करते तो आप शीघ्र करते, तुरंत करते हैं, तुरंत करते हैं। इमीडिएटली इसका एक बढ़िया सिनोनिम्स है। इसका दूसरा सिनोनिम्स अगर तुरंत के लिए कहा जाए तो इसके लिए एक बढ़िया सिनोनिम्स है फोर्थ विथ। यदि आप कोई चीज को फोर्थ विथ करते हैं तो आप इमीडिएटली करते हैं। यदि इमीडिएटली अगर हम ऑप्शन में ना कहें तो एक दूसरा ऑप्शन हमारा हो सकता है फोर्थ विथ। फोर्थ विथ का भी अर्थ होता है शीघ्र, ठीक है ना। फोर्थ विथ का भी अर्थ होता है शीघ्र। फोर्थ विथ एक बढ़िया वर्ड। तो कोई काम को अगर आप इन्हें जिफ्फी करते हैं तो आप तुरंत कर बैठते हैं। हमारा 11 का आंसर जो होगा वो बी होगा। आते हैं 12 में। करेक्ट, वाइल्ड कैट स्ट्राइक, ये कैसा स्ट्राइक है या यह क्या है? ए फ्यूरियस अटैक, बहुत भीषण हमला है। सडन एंड अनऑफिशियल स्ट्राइक, एक हड़ताल जो कि अचानक हो गया है और उसको किसी ने मान्यता नहीं दिया है, उस हड़ताल को किसी ने मान्यता नहीं दिया है। या ए स्ट्राइक इन विच वायलेंस वाज कमिटेड, या वह स्ट्राइक जिसमें कि हिंसा घटित हुआ, जिसमें हिंसा हुआ, क्या वो स्ट्राइक है वाइल्ड कैट स्ट्राइक? या टू फेस स्ट्रॉन्ग एनिमी, या आप एक मजबूत दुश्मन का सामना करते हैं। वाइल्ड कैट स्ट्राइक का मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मतलब होता है कि वो स्ट्राइक, वो हड़ताल जो कि अचानक हो जाए और अनाधिकृत, मतलब उसको किसी ने अप्रूव नहीं किया है, किसी ने परमिशन हड़ताल के लिए नहीं दिया है। तो एक तरह का नाजायज जो हड़ताल होता है, अनऑफिशियल जो स्ट्राइक होता है, उसको हम कहते हैं वाइल्ड कैट स्ट्राइक, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी होना चाहिए। 12 का राइट आंसर बी होगा। आते हैं 13 की तरफ। करेक्ट, द राइटिंग ऑन द वॉल। द राइटिंग ऑन द वॉल बाइबल से लिया गया ये इडियम से। अब वो क्या कहानी है, अब वो एक अलग बात है। अभी हमको यहाँ पर हल करना है, अर्थ देखना है कि राइटिंग ऑन द वॉल का मतलब क्या है। हालांकि ये जो इडियम्स है इसका जो संबंध है वो बाइबल से है। चलिए, द राइटिंग ऑन द वॉल का क्या मतलब है? दीवार पर लिखावट। वैसे तो हम कहेंगे दीवार पर लिखावट, स्क्राइबलिंग ऑन द वॉल्स, यानी कि दीवार पर एक तरह से लिखावट है। राइटिंग दैट मेक्स लिटिल सेंस, या वो राइटिंग जिसका कोई अर्थ ना निकले, वो लिखावट जिसका कोई अर्थ ना निकले। या एन इंडलेस एंड फ्रूटलेस टास्क, एक वैसा काम जो कि फल ना दे, बेकार बेअर्थ का काम। और एन इवेंट दैट शोज इंपेंडिंग डिजास्टर, या वो विपत्ति जो शीघ्र आने वाली है। इसके लिए राइट ऑप्शन क्या होगा? द राइटिंग ऑन द वॉल का राइट आंसर होगा डी होगा। यदि कोई चीज यदि राइटिंग ऑन द वॉल है, ये इसका मतलब है कि खतरा ठीक सामने है, खतरा ठीक सामने है ना। राइटिंग ऑन द वॉल का मतलब क्या हुआ? खतरा, अगर इसको सिंपल भाषा में कहा जाए तो खतरा ठीक सामने है ना। इसमें इज छोड़ दिया गया है, सामने है। हालांकि ये पूरे इडियम्स में इज भी होना चाहिए। द राइटिंग इज ऑन द वॉल, इसका सिंपल हिंदी होता है कि खतरा ठीक सामने है, नजदीक में है। तो हमारा 13 का राइट आंसर जो होगा वो टी होगा। आते नंबर 14 की तरफ। करेंगे कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स। कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स के लिए 4 ऑप्शंस दिया गया है। इमर्ज विथ ऑनर एंड ग्रेट सक्सेस, ड्रेस्ड इन ब्राइट कलर्स, वियरिंग फ्लैशी रॉब्स, रिटर्न टू कलरफुल थॉट। कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स का क्या मतलब होता है? बहुत इंपॉर्टेंट ये इडियम्स है। कभी कभी केवल फ्लाइंग कलर्स भी आपको देखने को मिलेगा। कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स का मतलब क्या होता है कि बहुत अच्छे अंक। देखिए, फ्लाइंग कलर्स अंक को दिखलाता है। फ्लाइंग कलर मार्क्स होता है, अब ऊंचा अंक से कोई पास होता है ना तो उसको कहते हैं फ्लाइंग कलर मार्क्स। फ्लाइंग कलर मार्क्स कहा जाता है, ठीक है ना। अगर व्यक्ति अगर बहुत अच्छा अगर अंक लाता है तो उसको कहा जाता है फ्लाइंग कलर मार्क्स। कम अप विथ फ्लाइंग कलर्स का मतलब क्या है कि आप बहुत बड़ा सफलता हासिल किए हैं, आप बड़े सफलता के साथ प्रकट हुए हैं,
ठीक है ना। तो कम अप विथ फ्लाइंग कलर्स का मतलब क्या होता है कि सफल होना, सरल भाषा में आप ऐसे समझें। ठीक है, अब इसका जो राइट ऑप्शन क्या है वो ऑप्शन ए होगा, इमर्ज विथ ऑनर एंड ग्रेट सक्सेस। ठीक है ना, यही हमारा सही ऑप्शन है क्वेश्चन का। तो हमारा क्या कहते हैं 14 का राइट आंसर जो होगा वो ए होगा। आते हैं नंबर 15 में, करके हैव द लास्ट लाफ। हैव द लास्ट लाफ बहुत अच्छा इडियम्स है, बहुत अच्छा इडियम्स है। ये इडियम्स आपको बार बार दूसरे जगहों भी दिखने को मिलेंगे। हैव द लास्ट लाफ का क्या अर्थ है, चार ऑप्शन दिया गया है। टू क्रैक द फाइनल जोक, मतलब कि एकदम मजाक करना, जोक करना, अंतिम जोक करना। टू बी विक्टोरियस एट द एंड ऑफ एन आर्गुमेंट, किसी बहस, किसी लड़ाई या किसी प्रतिस्पर्धा में आप अंतिम में जाकर के विजयी होते हैं। अच्छा, लाफ ओनली आफ्टर अंडरस्टैंडिंग समथिंग, या कोई चीज समझ करके हंसना। अच्छा, टू बी ऑफ चीयरफुल नेचर, या प्रसन्न मिजाज होना। तो द लाफ, लास्ट लाफ का मतलब क्या है? ठीक है ना, इसका मतलब होता है कि अंत में जाकर के सफल होना। यदि कोई व्यक्ति अगर हैव द लास्ट लाफ करता है तो अंत में जाकर के वो, पहले शुरू में उसको असफलता देखने को मिलता है, ठीक है ना, लेकिन जाकर के वो अंत में जाकर के उसको सफलता मिलती है। हैव द लास्ट लाफ का मतलब यही है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 15 का राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। आते नंबर 16 की तरफ, करेंगे गो वेस्ट। गो वेस्ट का क्या अर्थ है? चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। गो टू मिडिल वेस्ट, मिडिल वेस्ट में जाना। फ्लरिश, फलना फूलना। ठीक है ना, डाई, मर जाना। फॉलो वेस्टर्न फिलोसफी, या पश्चिमी दर्शन को, पश्चिमी फिलोसफी को फॉलो करना। वो वेस्ट का क्या मतलब है बच्चों? इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो सी होना चाहिए, ऑप्शन सी होना चाहिए, मर जाना। वो वेस्ट का मतलब होता है मर जाना। देखिए, ये सूर्य के संदर्भ से लिया गया है। सूर्य का डूबना पश्चिम में होता है, तो पश्चिम में डूबना का मतलब उसका अंत हो जाना, मतलब उस दिन के लिए। अगर सूर्य अगर पश्चिम में डूबता है, इसका मतलब होता है उस दिन के लिए उसका अंत हो गया। तो बस गो वेस्ट यहीं से लिया गया है। यदि कोई व्यक्ति गो वेस्ट होता है, यानी कि वो उसका दिन का वो अंत हो जाता है, वो मर जाता है। तो इस तरह से सन से यहाँ पर संदर्भ है गो वेस्ट, यानी कि पश्चिम जाना, यानी कि सन के मामलों में कहा जाता है। जब सन डूबता है तो उसको गो वेस्ट कहा जाता है। इसी से इडियम्स बना है, गो वेस्ट का मतलब होता है मर जाना। ठीक है, गो वेस्ट का अर्थ होता है मर जाना। हमारा 16 का राइट आंसर हमारा सी होगा। चलिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पे ऑफ ओल्ड डिस्कोर्स। टू पे ऑफ ओल्ड डिस्कोर्स का क्या मतलब है? बहुत अच्छा इडियम्स है। टू डिसमिस, टू रिवेंज, टू रिफंड ओल्ड ड्यूज, और टू ऑफर। देखिए, इसका अगर सिंपल अगर हिंदी कहे ना तो पुराना हिसाब किताब चुकाना। देखिए, पुराना हिसाब किताब चुकाना, इसका अगर हिंदी अगर हम अनुवाद करें तो इसका अर्थ निकलेगा पुराना हिसाब किताब चुकाना, मतलब कि बदला लेना। अगर आप किसी से हिसाब किताब चुकाते हैं तो आप उससे बदला लेते हैं। तो इसका सिनोनिम्स क्या होना चाहिए? इसका सिनोनिम्स होगा रिवेंज। अगर आप पे ऑफ ओल्ड डिस्कोर्स करते हैं, इसका मतलब है कि आप बदला लेते, प्रतिशोध लेते हैं। हमारा 17 का राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। नंबर आते हैं नंबर 18 में। टू हैव एन एक्स टू ग्रिंड, बहुत अच्छा ये इडियम से, बहुत अच्छा ये इडियम से। टू हैव एन एक्स टू ग्रिंड का क्या मतलब है? टू वर्क फॉर बोथ साइड्स, दोनों पक्ष के लिए काम करना। टू हैव नो रिजल्ट, कोई तरह का रिजल्ट नहीं आना। टू फेल टू अराउज इंटरेस्ट, या रुचि पैदा करने में असफल होना। या ए प्राइवेट इंड टू सर्व, या अपना हित देखना। ठीक है ना, बहुत अच्छा ये इडियम्स है। और बच्चों, इसका जो राइट आंसर 18 का आंसर डी होना चाहिए। ठीक है ना, तो हैव एन एक्स टू ग्रिंड का मतलब क्या होता है? अपना हित देखना। कोई अगर आप अपना हित देखते हैं, इसका मतलब है कि आप जो है एक्स को ग्रिंड करते हैं। ठीक है ना, अपना हित देखना, अपना हित अपना उल्लू सीधा करना। हम लोग कैसे पढ़ते हैं? अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना काम बनाना। तो अपना हित देखने के लिए बहुत अच्छे इडियम्स है टू हैव एन एक्स टू ग्रिंड। चलिए, नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। ड्रेस्ड अप टू नाइन्स, ड्रेस्ड अप टू द नाइन्स, बहुत अच्छा इडियम्स है, बहुत बार पूछा गया है, बहुत रिपीटेड इडियम्स है ये। चलिए देखते हैं। ड्रेस्ड इनफॉर्मली, जैसे तैसे कपड़ा पहन लेना। ड्रेस्ड टू परफेक्शन, शानदार तरीके से बढ़िया से कपड़ा पहनना। ड्रेस्ड बैडली, बुरी तरीके से कपड़ा पहनना। और नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। बच्चों, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो बी होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ड्रेस्ड अप टू द नाइन्स करता है, यानी कि बहुत बढ़िया से वो कपड़ा पहनता है, अच्छे ढंग से कपड़ा पहनना।
ठीक है ना, अच्छे ढंग से कपड़ा पहनना इसका अर्थ निकलेगा, यानी कि 19 का राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। आते हैं हम लोग 20 में। टू मेक क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, टू मेक क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इसका क्या अर्थ है? टू गेन प्रोमिनेंस, प्रसिद्धि पाना, टू प्रेज वन सेल्फ, खुद की प्रशंसा करना, टू कन्फेस विदाउट रिजर्व, कोई अपराध स्वीकार कर लेना, कोई गलती मान लेना, टू डिस्ट्रॉय बिफोर इट ब्लूम्स, या कोई चीज के विकसित होने से पहले उसको नष्ट कर देना। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए सी होना चाहिए। टू मेक क्लीन ब्रेस्ट ऑफ का मतलब क्या होता है? अपनी गलती मान लेना, अपराध स्वीकार करना, गलती स्वीकार करना, गलती मान लेना। अगर आप मेक क्लीन ब्रेस्ट ऑफ करते हैं इसका मतलब है कि आप अपनी गलती को मान लेते हैं। हमारा 20 का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। 21 में आते हैं, कह रहे क्या? इन ए फ्लटर, इन ए फ्लटर बहुत अच्छा इडियम्स है, इन ए फ्लटर, ठीक है। इसका ऑप्शन देखा जाए, सर्टेन, ऑलमोस्ट नथिंग, कॉन्फिडेंट और इन ए नर्वस स्टेट। देखिए यदि कोई व्यक्ति अगर इन ए फ्लटर है, यानी कि उलझन की स्थिति में है, उत्तेजना की स्थिति में है, पेट उसका गुड़गुड़ा रहा है, पेट गुड़गुड़ाने का मतलब वो टॉयलेट वाली बात नहीं है, पेट गुड़गुड़ाने का मतलब कि पेट में हलचल हो रहा है, तो व्यक्ति जो है ना वो तनाव की स्थिति में, उलझन की स्थिति में है, डरा हुआ है, इस तरह से इन्हें नर्वस स्टेट होना चाहिए, ठीक है ना। पेट में गुड़गुड़ाहट वो मत समझिएगा जो कि हम लोग आमतौर पर समझते हैं। पेट में गुड़गुड़ाहट का मतलब ये यहाँ मतलब है कि व्यक्ति जो है ना वो उसके अंदर चल रहा है, नर्वस स्टेट में है, ठीक है ना। तो इन्हें फ्लटर का मतलब क्या होता है? सिंपल भाषा में कहें तो तनाव की स्थिति में, ठीक है ना, उत्तेजना की स्थिति में होना, उत्तेजना की स्थिति में होना, ठीक है ना, ये कहलाता है इन फ्लटर, ठीक है। चलिए आते नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? व्हेन पिग्स फ्लाई, पिग्स फ्लाई करते हैं क्या, लेकिन इडियम्स दिया है व्हेन पिग्स फ्लाई, इसका क्या मतलब है? ठीक है। व्हेन मिरेकल्स हैपेंस, जब चमत्कार होते हैं। व्हेन देयर इज ए सडन चेंज इन द वेदर, जब मौसम में अचानक बदलाव आता है। When something bad is about to happen, जब किसी गलत चीज का होना तुरंत अब होने वाला है। Something that will never happen, या वो चीज जो कभी होगा ही नहीं। When pigs fly का मतलब क्या होता है कि वो चीज जो कभी हो नहीं सकता है। पिग कभी फ्लाई कर ही नहीं सकता है, पिग कभी फ्लाई कर ही नहीं सकता, यानी कि when pigs fly का क्या मतलब है? Something that will never happen, वो चीज जो कभी हो नहीं सकता है। तो हमारा 22 का राइट आंसर जो होगा हमारा डी होगा। बच्चों आज की इस वीडियो सेशन में ये टोटल 22 सवाल हैं जो कि प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। ये बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे गए हैं। बच्चों आपसे विनती है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे जरूर लाइक करें, जरूर कमेंट में आप अपनी बात कहें, अपने मित्रों में ये शेयर करें। आज के बाद बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।